आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के 11th वाले बायोलॉजी के वॉल्यूम उसका सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये जो चैप्टर है काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्लासिफिकेशन को लेके बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बायोलॉजी के बेसिक पॉइंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखने को मिलता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है was proposed by, you know very well, Carolus Linnaeus. Two kingdom classification was proposed by Carolus Linnaeus. बट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने को सबसे पहले किसने ट्राई किया था प्रॉपर तरह से, तो उसमें आंसर आएगा साइंटिफिक लेवल पर किसने ट्राई किया था, तो एरिस्टोटल। एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन वाला, तो उसमें आपको यही पॉइंट देखने को मिलता है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ध्यान देना है कि कब वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन पूछना चाहता है और कब उसमें फर्स्ट टाइम किसने क्लासिफाई करने को ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, तो वो एरिस्टोटल। तो किस केस में एरिस्टोटल आंसर आएगा और कब कैरोलस लीनियस, ये प्रॉपर देखना रहेगा। अब इसमें ये सभी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस चलती रही और लास्ट में अभी फिलहाल फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। अब किस बेसिस पे किसको किया है ये हम देखने वाले हैं। फाइव किंगडम के नाम कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला आपको पता है मोनेरा। अब मोनेरा किंगडम जो है, किंगडम मोनेरा कहेंगे इसको, किंगडम मोनेरा जो है इसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसका क्या बेसिस है, कैसे रखेंगे। तो वैसे जनरली इसको ऐसे समझते हैं, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसमें आते हैं, ठीक है, मेनली बैक्टीरिया से पहचानते हैं इसको। सेकेंड किंगडम रहेगा प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इस प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये किस टाइप के रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा रहेगा, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम। ऑल यूनिसेल्युलर and eukaryote, very important, not pro, eukaryotes are placed in protista kingdom। और इसमें भी यूनिसेल्युलर तो रहेंगे, बट वो कैसे रहेंगे, यूनिसेल्युलर तो इसमें भी है बट वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होंगे। अब जो अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या ड्रॉबैक है अगर पूछना चाहे, तो फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में प्रो और यू को लेके ही लिखा है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटेन एंड एनिमिलिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है दिस सिस्टम यूज टिल वेरी रिसेंट दिस यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक ये पॉइंट यहाँ पे, सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये वाला पॉइंट यहाँ पे शुरुआत से ही बता रहा है, यानी कि बहुत सारे जो बेसिस है वो शुरुआत इनिशियल जो भी क्लासिफिकेशन आया उनमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा, कुछ कमी रही, तो उसको धीरे धीरे मतलब और स्पेसिफिक करते हुए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फिलहाल में हम पढ़ते हैं। मतलब इसको अभी और सिक्स किंगडम भी डेवलप किया है वो इस मोनेरा में से, है ना। फिलहाल फर्स्ट किंगडम मोनेरा, देन उसके बाद प्रोटिस्टा,
और थर्ड रहेगा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इसके क्या बेसिस है, और किंगडम प्लांटी, एंड लास्ट में जो है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, है ना। अब यहां पर मोनेरा में हमने देखा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, रेस्ट ऑल यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट के लिए कितने किंगडम है, 4 किंगडम। प्रोकैरियोट के लिए कितना, ओनली 1 व्हिच इज मोनेरा किंगडम। और यूनिसेलुलर के कितने, 2 किंगडम है ना, 2 किंगडम यूनिसेलुलर एंड 3 किंगडम फॉर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी। फिर इनमें क्या डिफरेंस रहा, तो वो सब अलग अलग बेसिस हैं, वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने सजेस्ट किया, ये किसने दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker in 1969। R.H. Whittaker ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इसमें और क्या क्या पॉइंट्स देखना है, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरह से बताया है, उस टेबल को हम समझ लेते हैं, आखिर उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला सेल वॉल या सेल टाइप, सॉरी सेल टाइप लिया है। सेल का टाइप क्या है, तो सेल टाइप में मोनेरा किंगडम है, इस मोनेरा की सेल प्रोकैरियोट है, बाकी सब जो रहेगी यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। सेल टाइप में तो सभी में आपको पॉइंट इसमें सारे क्लियर है, इसमें प्रोकैरियोट और बाकी सभी में यूकैरियोट है, सभी बाकी में यूकैरियोट। अच्छा, इसमें आपको प्रो और यू में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कैरियो मींस क्या होता है, न्यूक्लियस। प्रो, देन उसके बाद में क्या लिख रहे हैं, कैरियो। तो कैरियो जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है। प्रोकैरियो एंड यूकैरियो। तो कैरियो मींस न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस को लेके पॉइंट है कि इनिशियल जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, मतलब ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो वो प्रोकैरियोट होगा। देन यूकैरियोट, यू मींस डेवलप होता, ठीक है, और यूकैरियोट यानी कि डेवलप न्यूक्लियस मींस वहां पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनेरियंस, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम के मेंबर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब यूकैरियोट है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया है सेल वॉल को लेके, एनसीईआरटी में सेल वॉल का जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल वॉल, फ्रेंड्स, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंपोजिशन क्या है सेल वॉल का, है ना। इसमें मोनेरा किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट, प्रोटिस्ट में सम मेंबर में प्रेजेंट, कुछ में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट, प्लांटी में भी प्रेजेंट रहती, इनमें एब्सेंट है। अब कंपोजिशन की बात करेगा तो मोनेरा किंगडम में ऐसा कहेंगे, इसमें पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपेप्टाइड या फिर मतलब इस तरह से पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपेप्टाइड या NAG NAM मिलाकर भी बता सकते हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी में यहाँ स्पेशली दिया है नॉन सेलुलोजिक है वो, यानी कि सेलुलोज सेलुलोज से नहीं है, वो पॉलीसेकेराइड दूसरे जो होंगे और एमिनो एसिड, मतलब पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड लिखा है NAG प्लस NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, मतलब इसमें ग्लूकोज यानी शुगर प्लस एमिनो एसिड दोनों है, एन एसिटाइल यूरामीन, इन दोनों को मिलाकर बनी होती है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बनी होती है या म्यूकोपेप्टाइड। अब इसमें प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होती है, कुछ मेंबर में जो प्लांट के जैसे उनमें होगी और कुछ में नहीं होगी, और अगर है तो प्लांट के जैसे ही कंपोजिशन सेलुलोजिक मिलेगी सेल वॉल, ठीक है। देन ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन। दोस्तों काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, बहुलक है, और ये किसका बहुलक है? होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ NAG। इट इज होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। होमोपॉलीसेकेराइड बोला है यानी कि इसकी जो मोनोमर यूनिट है इस पॉलीसेकेराइड को कोई सेम टाइप की, बार बार NAG ही रिपीट करेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा उसका। तो होमोपॉलीसेकेराइड के होमोपॉलीमर कहेंगे इसको, होमोपॉलीमर ऑफ NAG, क्या? काइटिन। और इस काइटिन से क्या बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल। तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है और वो किससे बनी होती है? एमिनो शुगर। कौन सी एमिनो शुगर? NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इट इज एमिनो शुगर। ये बायोमोलिक्यूल में दिया है। देन उसके बाद में प्लांटी, ये किंगडम प्लांटी जो है, इनमें प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। देन उसके बाद में एनिमल्स में सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है ना, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। दोस्तों इस तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अगर पॉइंट पूछते हैं तो वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्लियर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनमें एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट रहेगी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी में प्रेजेंट होती है। और पॉइंट्स की अगर बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो इन दोनों में तो आपको क्लियर है, ये सेलुलर लेवल पर दिया है, ठीक है, और मतलब सिंगल सेल, और उसके बाद में मल्टी सेलुलर और टिश्यू भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट हमको और कहीं भी देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मोनेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें सिंगल सेल से बना है तो सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें भी सिंगल सेल से ही बना है, सेल्यूलर रहेगा, सिंगल सेल। इसकी बात करें फंजाई की तो मल्टी सेल्यूलर है, एक से ज्यादा सेल से बना है, मल्टी सेल्यूलर, और साथ में ये कह सकते हैं इसमें कहीं कहीं कुछ मेंबर इसमें लूज टिश्यू देखने को मिल सकता है, लूज टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर प्लांटी की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू एंड ऑर्गन इस लेवल पे बात हो जाए, ऑर्गन भी देखने को मिल जाए, और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के मेंबर्स में ही ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ऑल एनिमल्स में है क्या? नहीं, ऑल एनिमल में नहीं, कुछ में सेल्यूलर होगा जैसे कि पोरीफेरा, देन उसके बाद में कुछ में ओनली टिश्यू होगा लाइक सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, देन उसके बाद में ओनली ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो प्लेटी ऐसे कुछ है। इस तरह से सारे पॉइंट डिस्कस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा
फोकस इसी पे किया जाता है कि क्लासिफिकेशन का अगर कोई बेसिस देखना है मेनली तो वो रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं कि आगे न्यूट्रिशन को लेके जो बातें होती है वो क्या क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, आप प्लांट के बारे में बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। प्लांट में ऐसा है, उसको ऑलवेज हम कहते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा होता है, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात हो रही होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इनमें न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, ये ऑटोट्रोपिक है। बट जो अपने भोजन के लिए, फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे, अदर थिंग्स पे डिपेंड रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे कि इनमें हेटेरोट्रोपिज्म देखने को मिलता है, यानी कि अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंड है। अच्छा, ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो उसके भी टाइप रहते हैं अलग अलग। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है। बैक्टीरिया में आपने देखा होगा, बैक्टीरिया में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और वो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें एक तरह का वो ऑटोट्रोपिज्म है, और वो कौन सा है, कीमो ऑटोट्रोपिज्म। तो बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रोपिज्म देखा जा सकता है, उनमें प्लांट के जैसे ही फोटो ऑटोट्रोपिज्म देखने को मिलता है। और फोटो ऑटोट्रोपिज्म में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप फोटोसिंथेसिस में और पढ़ने वाले हैं। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सोर्स के लिए वाटर को यूज न करते हुए H2S को यूज करते हैं, और ये H2S फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट आप देखते हैं। तो ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो, उस फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहेंगे, उस फोटोसिंथेसिस कहेंगे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इवोल्यूशन में भी ये पॉइंट काम आता है। इवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो वहां पे इनिशियल जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेयर कैसा था, नॉन ऑक्सीजेनिक था, रिड्यूसिंग नेचर का था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट टाइम वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग से ऑक्सीजेनिक में कन्वर्ट किया, मतलब अर्थ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो वो फर्स्ट टाइम किनने, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनमें फर्स्ट टाइम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता था। ठीक है, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मींस ऐसा, मोस्टली यही होता है, ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, साथ में जो फूड सिंथेसाइज होता है वो तो होता ही है ना। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये मेनली मतलब इनमें सिम्टम या कैरेक्टर जो रहेंगे वो एल्गी के जैसे हैं, मींस प्लांट किंगडम के जैसे लगते हैं, बट इनमें सेल इनकी प्रोकैरियोटिक लेवल पे है, इसलिए इनको बैक्टीरिया में रखते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं या BGA कह रहे होते हैं। तो उनमें ऑक्सीजनिक देखने को मिलता है। तो न्यूट्रिशन की बात चल रही है। मोनेरा में बात करें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, इसमें सभी टाइप के न्यूट्रिशन मोड देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोजर हो सकते हैं, और पैरासाइट नेचर के हो सकते हैं, है ना। और इसमें ये ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, और ऑटोट्रोपिक में कीमो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, है ना, या फिर ये फोटो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, और फोटो में भी फिर ये ऑक्सीजनिक, नॉन ऑक्सीजनिक, किसी भी टाइप से। यानी अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट सभी टाइप के देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया के लिए कि अगर जब बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं तो इसमें पॉइंट देखने को मिलता है। इसमें ये इस तरह से बताता है कि कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their
ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, है ना। The vast majority of bacteria are heterotrophs, है ना, that is they do not synthesize their own food but depend on other organisms. बैक्टीरिया को लेके ये पॉइंट है कि इनमें बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप से काम कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं आप इस बात। अब हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन को लेके बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर प्रोटिस्टा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है इनिशियली सबसे पहले हैं क्राइसोफाइट्स, देन उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड अमीबॉइड, ये ग्रुप इसके बनाए हैं, सॉरी प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, है ना, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये शुरू वाले दो ऑटोट्रॉपिक है, इनमें यूग्लिना में ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों नेचर देखने को मिलता है, और स्लाइम मोड्स में हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब इसमें लिखेंगे हम बोथ ऑटोट्रॉप, ऑटो एंड हेटेरोट्रॉप, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें बुक के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में इन्होंने कहा है ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंड हेटेरोट्रॉपिक, टेबल में ऐसा दिया है। तो ऑटोट्रॉपिक कौन से होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट, है ना। प्रोटिस्टा किंगडम प्रॉपर पढ़ेंगे हम तो उसमें आता है क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट, वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यूग्लिना की अगर बात करें, यूग्लिना इज अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना में कुछ कैरेक्टर प्लांट के जैसे और कुछ एनिमल के जैसे। यूग्लिना लाइट की प्रेजेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना बिहेव लाइक ए ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, है ना। प्लांट के जैसे ऑटोट्रॉपिज्म शो करेगा जब तक लाइट है, अगर लाइट नहीं है तो फिर वो हेटेरोट्रॉपिक भी हो जाता है, बट प्लांट ऐसा नहीं करता। प्लांट लाइट की एब्सेंस में भी ऑटोट्रॉपिक ही मोड उनका रहता है, बट इसमें चेंज हो जाता है। यूग्लिना में दोनों टाइप का बिहेव है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर प्लांट एनिमल दोनों के जैसे हैं, इसलिए उसको लिंक कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच। फ्रेंड्स, यूग्लिना के अलावा उसमें जो स्लाइम मोल्ड्स है तो वो एक तरह के फंगस है, तो फंगस यानी कि हेटेरोट्रॉपिक हो गए। और इसमें जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो होते हैं एनिमल्स के बहुत क्लोज होते हैं, मतलब इंसिपिएंट रिलेटिव्स कह सकते हैं, है ना, प्रोटोजोन्स को। प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा कैम्बियंस है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं। ये सब एनिमल के जैसे हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटोजोन जो होते हैं, और इनमें हेटेरोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। स्लाइम मोड्स में भी हेटेरोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यूग्लिना में दोनों पैटर्न है, क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट दोनों। अल्टीमेटली आपके बुक में लिखा है ऑटोट्रॉपिज्म एंड हेटेरोट्रॉपिक बोथ, ठीक है, स्कोर स्पेसिफिक बताया है। चलिए अब फंगस की बात करें, ऑलवेज हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना रहा, फिर उसमें भी टाइप रहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा रिंग वॉर्म एक होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है ना, ह्यूमन बॉडी में भी स्किन पर कहीं भी आपको ऐसा धब्बा दिख रहा होगा। डिफरेंट टाइप के फंगस होते हैं, वो इन्फेक्शन करते हैं। तो जब फंगस हमारे बॉडी पर रह रहा है, यानी कि वो खाना खुद नहीं बना रहा है, वो रहना, हैबिटेट प्लस फूड दोनों के लिए डिपेंड है, मतलब उसमें पैरासाइट नेचर है ना, वो पैरासाइट है, और बाहर है तो एक्टोपैरासाइट कह सकते हैं, अंदर डीप में तो एंडोपैरासाइट। तो अल्टीमेटली पैरासाइट है, खाना खुद नहीं बना रहा है, दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए पैरासाइट है। और पैरासाइट यानी कि वो हेटेरोट्रॉपिक में आ ही रहा है। इसके अलावा अगर कोई फंगस, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भी रात का रखा खाना है, कुछ खराब हो जाता है, हम उसको बोलते हैं अगर सुबह लेट तक, तो उसमें ऐसा क्या हो रहा होता है, यानी कि उसमें डीकंपोजिशन शुरू हो जाता है। डीकंपोजिशन शुरू हुआ है दोस्तों, यानी कि उसमें कुछ फंगस बैक्टीरिया ने वहां पर उसको तोड़ना शुरू कर दिया है, यानी वो वहां ग्रो हो रहे हैं, वो उनका उसमें फूड में से अपनी खुद की ग्रोथ कर रहे होते हैं या नंबर बढ़ा रहे हैं। तो फंगस
यदि किसी डेड मटेरियल फूड मटेरियल पर ग्रो कर रहा है तो उसमें सेप्रोफाइट नेचर है, और किसी लिविंग पर है तो वो पैरासाइट है। अल्टीमेटली दोनों ही पैटर्न हेटेरोट्रॉपिक में दिए हैं। ठीक है, तो फंगस में सेप्रोफाइट मतलब डेड मटेरियल पर, एंड इसके अलावा एक पॉइंट और कह दिया था, पैरासाइट मतलब लिविंग मटेरियल। और दोनों ही क्या है, दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक। अब प्लांट ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया, जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखा है उन्होंने, और अलग अलग बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और इन सभी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।